तो आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके, पहले उनका इंट्रोडक्शन आपसे करा लेते हैं। हमारे साथ गिरिराज किशोर जी कांग्रेस प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, दीपक रावत जी यूकेडी प्रवक्ता हैं, वीरेंद्र रावत जी राजनीतिक विश्लेषक हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राजेश बिस जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में स्वागत है। वीरेंद्र रावत जी, क्या आप कहेंगे किस तरीके से इस पूरे फैसले को आप देखते? 4 नए जो यहाँ पर केंद्रीय विद्यालयों की सौगात मिलने जा रही है, ये बेहतर शिक्षा की ओर संकेत है या किस तरीके से आप इसे देख रहे हैं? देखिए दिव्या जी, ये एक बहुत ही स्वागत योग्य कदम है केंद्र सरकार का, मोदी गवर्नमेंट का। जी। इस पहाड़ी राज्य के लिए अगर इस तरीके की सौगात दी जा रही है तो एक शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत ही अग्रिम पहल है। और जिस तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश सरकार का खस्ता हालत है, उसको देखते हुए अगर केंद्रीय विद्यालय को खोलने की यहाँ पे योजना बनाई जा रही है और 4 नए हो रहे हैं, 51 51 इनके नंबर्स हो जाएंगे, 47 ऑलरेडी है और कुछ नवोदय विद्यालय भी है हमारे प्रदेश में। लेकिन बात उसकी है कि भाई ये केंद्रीय विद्यालय, चलिए आज इसकी अनुमति मिली है, 2-4 साल इसको स्टेब्लिश होने में लगेगा और वहाँ आने वाली जो पीढ़ी है, वहाँ पे जरूर आने वाली पीढ़ी को भविष्य में इसका लाभ मिलेगा। परंतु एक चीज सरकार को और भी ध्यान देनी चाहिए। देखिए, इसके लिए धामी जी को सिर्फ मोदी जी की पीठ थपाने भर से आप प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में जो यहाँ पे जो बेहाल है, इसको देखते हुए आप अपने आप को किनारा नहीं कर सकते इस पॉइंट से। देखिए, शिक्षा में हमारे प्रदेश के जो अपने विद्यालय हैं, उनकी गुणवत्ता पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। विद्यालय के हालत इतने झरझर है, जैसा कि आप लोगों ने भी कई बार, मीडिया ने भी इस मुद्दे को उठाया है और इनकी बिल्डिंगों के हालत को दिखाते हुए और शिक्षक और स्टूडेंट के बीच के रेशियो को दिखाते हुए हमें तो कभी कभी बड़ी मतलब दुख होता है, बड़े उससे कहना पड़ता है कि हमारे इस प्रदेश में, इस खूबसूरत प्रदेश में जो एक पहाड़ी राज्य है, और आपको जैसा कि मालूम है कि देहरादून हमारा जो राजधानी है, ये तो एक एजुकेशन कैपिटल ऑफ एजुकेशन बोलते हैं इंडिया का, क्योंकि यहाँ पे जो आईसीएसई स्कूल्स की जो ये हब है, जहाँ हमारे देश के सबसे बड़े स्कूल्स, दून स्कूल से लेकर ले लो आप, वेलम गर्ल्स है, वेलम बॉयज है, होप टाउन है, और यहाँ ऐसे ऐसे नामी गिरामी प्रेस्टिजियस स्कूल्स है जिनकी वजह से दुनिया भर में इस शहर का नाम है। और अगर उसी शहर के अंदर चंद केंद्रीय विद्यालय होने की वजह से, देखिए केंद्रीय विद्यालय से सहायता ये होती है, मैं इस शिक्षा के क्षेत्र में खुद एक्टिव हूँ, तो मैं आपको बहुत ही टेक्निकल पॉइंट्स कुछ समझाना चाहूंगा। प्लीज अभी शॉर्ट में वक्तव्य दीजिए, उसके बाद में जी देखिए, तो ये एक, देखिए सरकार का, मैं इसके लिए मोदी जी को धन्यवाद कहना चाहूंगा कि जिन्होंने हमारे प्रदेश की ओर ये सब चीजें देखने की कोशिश की, और एक स्वागत योग्य कदम है। और बाकी तो अब आने वाले समय में देखिए प्रदेश सरकार क्या ध्यान देती है और कितना तेजी से इस पे कार्य होता है, ये डिपेंड करेगा समय के ऊपर। राजेश बिस जी, आप लोग इसे एक ऐतिहासिक फैसला मान रहे हैं कि 85 केंद्रीय विद्यालयों का जो फैसला लिया गया है केंद्र सरकार द्वारा, उसमें 4 उत्तराखंड को भी मिले हैं। ऐसे में ये ऐतिहासिक फैसला है, क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल बहुत ऐतिहासिक फैसला है जब केंद्र के जो मुखिया हैं, जिन्होंने पूरे देश की जिम्मेदारी ली है, जिन्हें 140 करोड़ इस देश की जनता के बारे में चिंता है, और वो मनन करके, चिंतन करके अगर उत्तराखंड को प्राथमिकता पे रख के, और केदारनाथ की जीत के रूप में मैं इसको ऐसे मान रहा हूँ, क्योंकि उनका उत्तराखंड से जो विशेष लगाव रहा है, उसी का नतीजा है कि उत्तराखंड के जो नतीजे केदारनाथ में देखने को मिले, ये अपने आप में बहुत ऐतिहासिक फैसले थे। जिस हिसाब से विपक्ष बार बार ही भारतीय जनता पार्टी की जितनी खराब बातें वहां बोल सकता था, जितना भारतीय जनता पार्टी के बारे में या मौजूदा सरकार के बारे में जो अनर्गल बयानबाजी दे सकता था, जो गलत बयानबाजी दे सकता था, जो झूठ बोल सकता था, उसके सामने ये एकदम से उनके मुंह पे चांटा जैसा एक ऐतिहासिक फैसला है, जो इस प्रदेश के बच्चों को आने वाले समय में केंद्रीय स्कूल के रूप में मिल रहा है। जो बजट माननीय मुख्यमंत्री जी ने और हमारे
इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो उनको बार बार निवेदन करने पे या इस प्रदेश की चिंता करने पे युवा मुख्यमंत्री के द्वारा जो उनके नेतृत्व में और उनके दिशा निर्देश पे जो मिल सकता था, इस प्रदेश को बहुत बेहतरीन मिला। और मैं मानता हूं कि इस फैसले के बाद इस देश के अंदर, प्रदेश के अंदर वाकई स्कूलों में एक नई नींव केंद्रीय विद्यालयों की पढ़ने वाली है और बच्चों को जो आगे की शिक्षा वो बहुत बेहतरीन मिलने वाली है। वाकई बहुत ऐतिहासिक फैसला है और आने वाले भविष्य के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। पूर्व की सरकारों ने नहीं सोचा, वर्तमान में इस देश के बहुत ही आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, प्रधानमंत्री जी ने, सबने सोचकर इसके लिए फैसला लिया। इसके लिए ये बहुत ही ऐतिहासिक है, मैं आभार व्यक्त करता हूँ। जी, गिरिराज किशोर जी, एक ऐतिहासिक फैसला है और खुद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण मारा ने भी इसका स्वागत किया है, क्या कहेंगे इसे लेकर? देखिए दिव्या जी, जहां पे अप्रिसिएशन बनता है निश्चित रूप से अप्रिशिएट किया जाएगा। हमारे यशस्वी जो प्रेसिडेंट है करण मारा जी ने अभी अप्रिशिएट किया है। अगर कोई बात वाकई लाभ पहुंचाने वाली है उत्तराखंड के जनमानस को, तो निश्चित रूप से अप्रिसिएशन बनता है। अप्रिशिएट किया जा रहा है। 4 केंद्रीय विद्यालय मिलने जा रहे हैं, निश्चित रूप से अप्रिसिएशन बनता है। लेकिन ये अभी राजेश जी को मैं सुन रहा था, बड़ा सम्मान मैं उनका करता हूं, राजेश बिस जी का। अभी वो कहाँ केदारनाथ चुनाव से आप उसको लिंक कर रहे हैं, बताइए आप। आपको अप्रिशिएट किया जा रहा है भाई सरकार को। केंद्र ने 4 केंद्रीय विद्यालय अगर उत्तराखंड को दिए तो अप्रिशिएशन निश्चित रूप से अप्रिशिएट किया जाएगा। लेकिन आप कहाँ ट्रैक को, पाथ को अपना बदल के और कहाँ केदारनाथ जी चले गए। दूसरी चीज एक और भी है दिव्या जी, कि आज स्टेट प्लान से जो पोषित होते हैं विद्यालय, निश्चित रूप से अगर बात हो रही है कहीं पे, अगर हमारे जो आज राजनीतिक जो विश्लेषक हमारे हैं वीरेंद्र शर्मा जी, उन्होंने भी बात रखी, निश्चित रूप से ध्यान को आकर्षित किया सरकार का, कि भाई जो स्कूल्स हमारे रूरल एरियाज में है, निश्चित रूप से जो आज बहुत जर्जर स्थिति में, आज निश्चित रूप से सारी चीजें बड़ा ठीक है, पलायन भी अपनी जगह है, माइग्रेट हुए हैं लोग, माइग्रेशन हुआ है, लेकिन जो आज स्थितियां हैं, जो आखिरी पायदान की बार बार हम बात करते हैं कि वाकई उसके बच्चे को एक अच्छा एजुकेशन मिले, निश्चित रूप से, और बच्चा उसका जो है वो एजुकेशन के मामले में सरकार की पूरी फोकस और कंसंट्रेशन होनी चाहिए कि उसकी गरीबी उसमें आड़े ना आए। निश्चित रूप से 4 केंद्रीय विद्यालय मिल रहे हैं, बिल्कुल अप्रिशिएशन के लायक की बात है, अप्रिशिएट किया जाएगा सरकार को। लेकिन वो स्थितियां जो 1600 स्कूल्स जो है सरकारी लगभग बंद होने की कगार पे है, उस तरफ भी सरकार को देखना चाहिए। क्यों जो मास वास कर रहा है पर्वतीय क्षेत्र में, जो अवधारणा जो थी, वाकई बार बार बोला जाता है पृथक राज्य अगर मांगा गया तो आखिरी पायदान का जो ग्रामीण है निश्चित रूप से उसको मूलभूत सुविधाएं उस तक मिले उसके बच्चों को, और एजुकेशन जो है वो वाकई एक मूल जो है बेस एजुकेशन होता है कि क्वालिटी एजुकेशन मिले, कि वाकई जो विद्यालय जो है हमारे जो पोषित होते हैं स्टेट गवर्नमेंट से, वो पूरी तरह से क्वालिटी एजुकेशन लिए हुए हो उन बच्चों के लिए, चाहे वो मास जो वास कर रहा है उसमें कितने भी बच्चे हैं, ठीक है, कम से कम अगर जो भी स्ट्रेंथ वहां पे मिल रही है वो स्ट्रेंथ भी निश्चित रूप से वो भी ऐसी स्थिति में आए कि पूरी तरह से एजुकेशन जो मिले वो फिल्ट्रेशन उसमें हो, और उसमें बच्चा आगे चल के आईएएस भी बने, पीसीएस बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, ये निश्चित है, बिल्कुल ये होना चाहिए। दीपक रावत जी, यहाँ पर पहाड़ी जनपदों में केंद्रीय विद्यालयों की सौगात इस बार मिलने जा रही। 4 नए केंद्रीय विद्यालयों का फैसला जो है केंद्र सरकार ने लिया है उत्तराखंड के लिए, क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित स्वागत योग्य एक कदम है, और अगर उत्तराखंड को 4 केंद्रीय विद्यालय मिल रहे हैं और वो भी हमारे पहाड़ी जनपदों में जाएंगे, तो वहाँ के जो केंद्रीय कर्मचारी हैं, चाहे वो जो शिक्षा संस्थान जो केंद्रीय कर्मचारी हैं, भारतीय सेना के हों या और किसी केंद्रीय संस्थान के प्रतिष्ठान के हों, उनके बच्चों को एक सुविधा मिलेगी वहाँ पर पढ़ने की, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं पर बाध्यता ये होती है कि जो एडमिशन मिलता है, वो जो एडमिशन है वो केंद्र के जो कर्मचारी होते हैं, केंद्र के संस्थानों के, प्रतिष्ठानों के और भारतीय सेना के, उनको वरीयता दी जाती है। तो निश्चित रूप से क्योंकि सैन्य बहुल्य हमारा प्रदेश है, और इस सैन्य बहुल प्रदेश में हमारे दूर दराज के जो हमारे जनपद हैं, उन जनपदों में एक समस्या रही है कि उनके जो बच्चे जो सेंट्रल स्कूल में पढ़ते थे, या जब वो, क्योंकि एक सिस्टम है उनके, कि हर 2 साल बाद पोस्टिंग हो जाती है आर्मी पर्सन की, तो उनको बड़ी दिक्कत आती थी कि अपने बच्चे को, या तो वो, अगर मैं विशेष रूप से अगर मैं गढ़वाल की बात करूं तो या तो पौड़ी में था, श्रीनगर में था,
दो ही जगह थे। तो अगर कोटद्वार में कोई व्यक्ति लैंसडाउन से अगर आके कोटद्वार में अपना घर बनाता है तो उसके बच्चों को पढ़ाने के लिए उसके लिए मजबूरी हो जाती थी कि वो सिर्फ प्राइवेट स्कूल में या जो दूसरे उसको जो विकल्प उसके पास हो उन्हीं के पास जाता। अब उसके पास एक विकल्प रहेगा आने वाले सब भविष्य में कि कोटद्वार में अपने बच्चे को वो ट्रांसफर करा सकता है, क्योंकि एक जो सुविधा है मैं आपको जानकारी दूं कि सेंट्रल स्कूल में अगर मिड टर्म में भी अगर किसी कारणवश किसी का अगर ट्रांसफर होता है तो सेंट्रल स्कूल उस बच्चे को सबसे पहले अपने एडमिशन देता है। तो ये जो सुविधा है, क्योंकि इस सुविधा का बहुत, क्योंकि आर्मी बहुत क्षेत्र है, कभी भी उनका कहीं पर भी ट्रांसफर इमरजेंसी में किसी भी कारणवश हो सकता था। तो ये सब सुविधाओं को देख के अगर ये 4 विद्यालय भविष्य में खुलते हैं तो निश्चित रूप से यहाँ के लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है। राजेश बिष्ट जी, ये स्वागत योग्य कदम है, एक ऐतिहासिक फैसला है जैसा कि आप लोग कह रहे हैं, लेकिन ओवरऑल एजुकेशन का अगर हम स्तर देखें तो यहाँ पर एक तरफ तो आप जो है सेंट्रल स्कूल खोल रहे हैं, यानी कि केंद्र शासित जो स्कूल हैं वो खोल रहे हैं, और प्रदेश के जो सरकारी स्कूल हैं उनके हालात आप जानते हैं। आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं, इस साल की शुरुआत में यानी कि नए शिक्षण सत्र से पहले ये एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से, डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से आंकड़े जारी किए गए थे, जिसके तहत कहा गया था कि 1671 स्कूल जो हैं वो बंद हो चुके हैं क्योंकि बच्चे नहीं थे वहां पर। 102 स्कूल्स ऐसे हैं जहां पर महज एक ही छात्र है, कहीं पर शिक्षक हैं तो छात्र नहीं है, कहीं छात्र नहीं है तो शिक्षक है वहां पर पढ़ाने के लिए। ऐसे में ये जो सरकारी स्कूलों का हाल है उसको क्या बेहतर और नहीं करना चाहिए इनके साथ साथ? दिव्या जी, मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ, आपके आंकड़े बिल्कुल अपनी जगह पे ठीक हो सकते हैं, और इस बात का दुख सिर्फ यहाँ पे बैठे साथियों को नहीं है, प्रत्येक उत्तराखंडी को है कि जो जिस स्तर से पलायन बीते वर्षों में हो रहा था, जिस पलायन को रोकने के लिए वर्तमान में मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो अथक प्रयास किए जा रहे हैं, जो इन्वेस्टर सबमिट इस प्रदेश के अंदर लाया जा रहा है, तो तमाम वो सारी कोशिशें की जा रही हैं कि पलायन को रोका जा सके। उसके अलावा ये कोशिश की जा रही है कि हमारे क्षेत्र से अगर व्यक्ति बाहर नहीं जाएगा तो उसका बच्चा जरूर अपने गांव में, अपने ब्लॉक में, अपने तहसील में, अपने जिले में, अपनी विधानसभा में पढ़ाई कर पाएगा। तो इन एफर्ट्स को अगर फ्रॉम दी बिगनिंग हम लोगों के द्वारा या चुनी हुई सरकारों के द्वारा किया जाता तो निश्चित रूप से ये आंकड़े जो आपने बताए, आंकड़े आपके पास नहीं होते, बल्कि अच्छे आंकड़े होते जिसमें जो स्कूल बंद होने की बात हो रही है स्कूल बंद नहीं हो रहे होते। दूसरा, स्कूल के लिए जितना मैंने पर्वतीय क्षेत्रों में खासतौर पर जिला चंपावत में काम किया, उतना मुझे नहीं लगता कि किसी अन्य पार्टी के किसी भी जनप्रतिनिधि ने कोशिश भी की होगी। तो जो एजुकेशन के बारे में खासतौर पर पर्वत की जो पीड़ा है वो मुझे बहुत बेहतर तरीके से जानता हूँ। लेकिन आपकी जानकारी के लिए भी मैं बताना चाहता हूँ, अभी धन सिंह जी ने करीब 1 हफ्ता पहले एक बयान उनका आया था, बल्कि उन्होंने इस संदर्भ में बैठक भी की थी कि 13 जिलों के अंदर एक प्रयास किया जा रहा है सरकार के द्वारा कि जो पर्वतीय क्षेत्र में स्कूल्स हैं उन सबको मर्ज करके एक आदर्श स्कूल या बोर्डिंग स्कूल इस स्तर पे बनाया जाए जिसमें सारे शिक्षकों को, जो खासतौर पे अलग अलग जगहों पे है, कहीं शिक्षक अधिक है तो बच्चे कम है, कहीं बच्चे कम है तो शिक्षक ज्यादा है, तो उन सब चीज को मर्ज करके एक अच्छे स्कूल की भी प्लानिंग की जा रही है, और सारे काम एक सिस्टम और एक सोच से बनते हैं। जो चिंतन मनन वर्तमान गवर्नमेंट कर रही है, अगर 2002 में पहली चुनी हुई सरकार ने काम किए होते, 2007 या 12 के बाद दूसरी सरकार ने किए होते, तो वाकई ये जो आंकड़े थे ये बहुत अलग आंकड़े होते और इस प्रदेश को अच्छा राजेश बिष्ट जी, हम ये समझने में विफल हो जाते हैं कई बार कि जो आप कार्यकाल गिनाते हैं वो सिर्फ कांग्रेस के ही क्यों होते हैं, क्योंकि कांग्रेस को इतना समय नहीं मिला है आपके तरह कि ये वो कार्यकाल में कुछ कर सके। अगर आपने 2002 का जिक्र किया, उसके बाद 2007 से 12 का जिक्र किया, बीच में आप लोगों की सरकारें भी रही हैं इन 24 सालों में, क्या उनका जिक्र नहीं होना चाहिए? राजेश बिल्कुल होना चाहिए। मैंने विफलता सिर्फ कांग्रेस पार्टी की नहीं करी, लेकिन एक जिम्मेदारी उस व्यक्ति विशेष को उठानी पड़ेगी जिसको प्रदेश की जनता ने चुन के सर्वप्रथम चुनी हुई सरकार के रूप में प्रथम 5 वर्ष दिए, वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अगर आपने नींव अच्छी डाली है, बुनियाद अगर आपने अच्छी करी है, तो उन 5 वर्षों के बाद दूसरी सरकार को काम करने का मौका मिलेगा। लेकिन कांग्रेस सरकार ने क्या किया, जब इनका पहला कार्यकाल आया तो इन्होंने लाल बत्ती बांटने का काम किया, दूसरा कार्यकाल आया तो विधायकों को खरीदने का काम किया। अगर उन समय पे इन्होंने अपने समय का सही इस्तेमाल करके स्कूलों को अच्छा किया होता, अस्पतालों को अच्छा किया होगा, सड़कों को अच्छा किया होता, रोजगार सृजन किए होते, इन्वेस्टर्स को यहाँ लाके रोजगार पैदा किए होते, तो वाकई ये जो स्थिति आपने बोली है, सवाल आपका बिल्कुल ठीक है, ये इसलिए उस बात पे लागू होता है कि अगर शुरू की इनकी बुनियाद ठीक हुई होती तो बाकी की जो सरकारें जब जब चुनी गई उनको उस काम को बेहतर करने का मौका मिलता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने वो बीड़ा उठाया है और उस काम को बड़ी जिम्मेदारी के साथ अब कर रही है, और मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ पैनल में बैठे जितने साथी हैं कि ये वर्तमान की जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो ये आज एक बजट पास किया गया,
इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, इसके लिए इन सबका आभार। लेकिन अभी एक नई शुरुआत हो रही है शिक्षा के लिए, सरकारी स्कूलों को भी बेहतर करने के लिए व्यवस्था बन रही है, और आप विश्वास कीजिए आने वाले टाइम में जो बीती सरकारों ने किया उससे बेहतर आपको रिजल्ट भी मिलेगा। यहाँ का व्यक्ति भी प्रदेश छोड़कर नहीं जाएगा, रोजगार भी सृजित होंगे, और ये जो स्कूल्स है, जो शिक्षा सबसे मुख्य कारण होता है किसी भी व्यक्ति का प्रदेश छोड़ने के लिए, जिला छोड़ने के लिए, गांव छोड़ने के लिए, वो प्रायोरिटी पे रहेगा। और प्राइमरी स्टेज जो बच्चे की एजुकेशन है, उसका बर्थ राइट है, वो उसको मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा। और जिन स्कूलों में आपको, जैसे आपके पास आंकड़े आ रहे हैं, मैं विश्वास के साथ आपको कह सकता हूँ आने वाले वर्षों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जो मजबूत सरकार इस प्रदेश के अंदर चल रही है, यशस्वी मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो कहीं ना कहीं विजन रखा गया है शिक्षा का, स्वरोजगार का, पलायन रोकने का, तो इन सारे मुद्दों पे बहुत बेहतरीन काम हो रहा है। आने वाले टाइम में सारी चीजें आपको बेहतर मिलेंगी, और यहाँ पे कुछ और होंगे आने वाले टाइम में। ठीक है, आगे भी लगातार हम चर्चा करते रहेंगे कि आखिर ये शिक्षा के लिए एक अच्छा पहल है या नहीं, और किस तरीके से सरकारी स्कूलों को और बेहतर किया जाएगा। लेकिन यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। लगातार चर्चा कर रहे हैं, केंद्र सरकार ने फैसला लिया है 85 नए केंद्रीय विद्यालय पूरे देश में खोलने का। 4 इस प्रदेश को भी मिले हैं, जहां पर पहाड़ी जनपदों में ये केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ पैनल में जुड़े हुए हैं, और ब्रेक से पहले राजेश बिष्ट जी का वक्तव्य हमने सुना था, और फिर गिरिराज किशोर जी एक बात फिर वहीं आ जाती है। कोई भी मुद्दा हो, किसी भी मुद्दे पे, चाहे वो एजुकेशन हो, शिक्षा हो, या स्वास्थ्य हो, या कोई भी अन्य कोई हादसा हो जाए, घटना हो जाए, आपने नींव सही नहीं रखी थी। 2002 का एग्जाम्पल, उसके बाद से जितनी बार आपकी सरकार रही उसका एग्जाम्पल, मतलब आपने इतना गंदा एग्जाम्पल सेट करा है कि भारतीय जनता पार्टी कॉपी नहीं कर पा रही उससे। दिव्या जी, जब मैं भाजपा की लीडरशिप को, ये भाजपा के प्रवक्तागण, निश्चित रूप से जब ये सुनता हूं मैं कि 2002 और 7 का कार्यकाल, अभी राजेश बिष्ट जी जिनका बड़ा सम्मान मैं करता हूं, मैंने बोला बड़े अनुभवी हैं, विद्वान हैं, लेकिन भाई 2 और 7 के बीच की जो बात आप जब रखी है आपने, क्या स्थितियां हैं इस समय आप स्वयं देखिए दिव्या जी। 2002 और 7 का जो पंडित नारायण दत्त तिवारी जब मुखिया बने 2002 में 5 साल का जो समय था उनके पास, निश्चित रूप से उस काल को मैं उत्तराखंड के लिए रीढ़ मानता हूं दिव्या जी। वो सारी चीजें विजिबल है, कॉमन मैन भी इस बात को जानता है कि वो जो कार्यकाल था उसमें पंडित नारायण दत्त तिवारी बड़े विजनरी नेता थे, बहुत बड़ा ऑरा उनका था, निश्चित रूप से इतने अनुभवी थे कि सारे अनुभव उन्होंने उस 2 और 7 के पीरियड में उड़ेले पूरे, और जो एक्सपीरियंस उनका था निश्चित रूप से इंफ्रा देने का काम किया। सारी चीजें दिख रही हैं आज, सिडकुल जो दिखता है, निश्चित रूप से आज सिडकुल चाहे सैलाकुई का हो, हरिद्वार का हो, सिदारगंज हो, रुद्रपुर हो, काशीपुर हो, किच्छा हो, निश्चित रूप से आप देखिए इंडस्ट्रियल ग्रोथ देखिए ना, वो इंफ्रा देने का काम जो है एक विजनरी नेता कर सकता है। वो इस प्रदेश को शुरू में मिला पंडित नारायण दत्त तिवारी के रूप में। निश्चित रूप से रोडों का जो जाल था, वाकई उस समय उन्होंने ऐसी स्थितियां बनाई, चाहे कुमाऊं की हो, गढ़वाल की हो, देहरादून की हो, एक आमूलचूर परिवर्तन और विकास के चरम तक पहुंचाने का उन्होंने कार्य किया 5 वर्षों में, जिसको भाजपा आज हम अप्रिशिएट कर रहे हैं। आपके भाई, आप केंद्र अगर वाकई 4 केंद्रीय विद्यालय उसने दिए हैं उत्तराखंड को, तो निश्चित रूप से अप्रिशिएशन बनता है। मैं बार बार कह रहा हूं, करण महाराज जी भी अप्रिशिएट कर रहे हैं, हमारी जो प्रेसिडेंट। लेकिन भाई 2 और 7 के काल को जो जिसको रीढ़ बोला जाता है, एक आम व्यक्ति बोलता है उत्तराखंड में जो वास कर रहा है दिव्या जी, उस बात को अगर आके और इस तरह से डिबेट में, या कोई भी लीडर, उनके कई लीडर्स हैं भाजपा के अंदर जो कहते हैं, अरे भाई कहने से पहले कम से कम झांका करिए कि वाकई वो 5 साल में क्या करके गए, क्या देके गए पंडित नारायण दत्त तिवारी इस प्रदेश को। निश्चित रूप से इसका आकलन करना चाहिए, और उसके बाद आप अपनी बात को रखेंगे तो वाकई वो बात जो है एक माना जाएगा कि बड़े संयमित तरीके से उसकी स्टडी बहुत जरूरी है। निश्चित। ठीक है, वीरेंद्र शर्मा जी, आपने कहा आप एजुकेशन सेक्टर में काफी एक्टिव हैं। ये जो इस तरीके की बयानबाजियां होती है, चाहे पक्ष या विपक्ष किसी की तरफ से दिए जाए, एक्चुअल में रियलिटी क्या है धरातल पर? देखिए, बहुत बढ़िया सवाल है ये। अब मैं राजेश बिष्ट जी के बयान पे नहीं जाना चाहूँगा। देखिए, वो एक राजनीतिक दल के व्यक्ति हैं, उनका काम है अपने दल को बचाए रखना और अपने दल की तारीफ करना। अपनी दही को कोई भी खट्टा नहीं बोलेगा, है ना। लेकिन असलियत ये है, जो राजेश बिष्ट जी को भी पता है, कि प्रदेश के अंदर जो हमारे प्रदेश के जो विद्यालय हैं उनकी हालत बहुत ही बुरी है, और
मैक्सिमम विद्यालय, जैसा आप भी कह रहे हैं कि 1600 कुछ विद्यालय बंद होने की कगार में है, ये बंद हो सच्चाई चुके है, हैं। बंद हो चुके हैं। देखिए, और अभी भी आप जाओ, अब ज्यादा दूर नहीं जाओ, आप अपने शहर के अंदर की बात करते हैं, देहरादून के अंदर, यहाँ पे आपने साधुराम इंटर कॉलेज का नाम सुना होगा, आपने यहाँ पे गांधी इंटर कॉलेज का नाम सुना होगा, आपने यहाँ पे CNI का नाम सुना होगा, नारी शिल्प का नाम सुना होगा। आज उन विद्यालयों में किस कैटेगरी का बच्चा पढ़ रहा है, जाके आप देखिए। जो हमारे समाज का सबसे लोअर तबका है, जो मजबूर है, जिसके पास कुछ नहीं है कुछ करने के लिए अपने बच्चों के लिए, वो मजबूरी में आज बच्चे को वहां भेज रहा है। भेजना वो भी नहीं चाहता दिल से, ये सच्चाई है। अगर आप इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, केंद्रीय विद्यालय खुल रहे, हम योजनाएं बना रहे, हम सुनते जा रहे ये आश्वासन हमेशा ही, हम ये कर रहे वो कर रहे, आज का काम कल सुबह क्यों नहीं हो सकता? अगर मुख्यमंत्री जी एजुकेशन में रियल में फोकस करे, मैं कह रहा हूं 1 महीने में सुधार आ जाएगा, अगर अधिकारी ईमानदारी से काम करे तो। कौन नहीं सुधारेगा? टीचर की इतनी बड़ी हिमाकत नहीं है कि वो किसी अधिकारी की बात को काटे या काम ना करे उसके बाद। लेकिन ये सब ना राजनीतिक बातें हैं, जो ये करते हैं राजनीतिक बातें। लेकिन वीरेंद्र शर्मा जी, सच्चाई तो ये भी है ना कि एक वक्त था जब हम और आप या हमारे पेरेंट्स जो हैं सभी सरकारी स्कूलों के पढ़े हुए हैं। हाँ, और हम लोग सरकारी स्कूलों से पढ़े हुए हैं। तो शायद आप भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहेंगे क्या? ये एक बड़ी विडंबना नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल। तो क्यों आप लोग प्राइवेट स्कूल्स का रुख करते हैं? रीजन सरकारी स्कूलों की खस्ता हालत, सरकारी स्कूलों में अध्यापकों की अनुपस्थिति, और सरकारी स्कूलों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बिल्कुल जीरो है। और मॉडर्न एजुकेशन को देने के लिए सरकार के पास मॉडर्न लैब्स होनी चाहिए, कंप्यूटराइज क्लास होनी चाहिए, स्मार्ट क्लास की जरूरत है। आज ये सारी चीजें कहाँ हैं? करिकुलम होता है स्कूल का, और करिकुलम जब होगा ही नहीं है तो किस डेकोरम में पढ़ेंगे आप? तो कुछ पढ़ने के लिए एक डेकोरम होता है। को बनाया तो है मॉडर्न स्कूल, जहाँ पर ना, स्मार्ट कागजों में मैडम, आप क्लासरूम में जाइए, वहां की हकीकत सुनिए। अगर उन्होंने स्मार्ट क्लास के नाम का एक टीवी लटका रखा है क्लास के अंदर, आप उसको कभी ऑन करके देखिए, वो चलता है नहीं। टीचर उसको कैसे पढ़ाएगा? और पहली बात, अगर आपने उसको ऑन कर भी दिया तो टीचर नहीं आपका गुणवत्ता वाला जो उसको चला सके। ये रियलिटी है, धरातल की रियलिटी है। अब प्राइवेट स्कूल, आपने कहा प्राइवेट स्कूल क्यों राइज कर रहे हैं, उसका रीजन है, प्राइवेट स्कूल पब्लिक पैसा देती है अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए, प्राइवेट स्कूल की उसका रिजल्ट देते हैं वो। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर वहीं ओनर उसके अपने टीचरों के ऊपर उनकी निगरानी होती है। CCTV कैमरास के अंदर सारे टीचर्स काम कर रहे हैं। किसी भी टीचर्स को ये परमिशन नहीं है कि वो अपनी आनाकानी करके अपने काम चोरी करे, वरना दूसरे दिन उसको बाहर कर दिया जाता है। तो प्राइवेट स्कूल की ग्रोथ इसलिए हो रही है। और देखिए, प्राइवेट स्कूल तो मैं कहता हूं प्राइवेट स्कूल में कोई नहीं भेजना चाहता। क्यों? क्योंकि इतनी ज्यादा महंगाई में, इतनी महंगाई होने के बावजूद भी लोग भी चाहते हैं कि हमारे स्कूल, हमारे लिए अगर शहर के अंदर अच्छे स्कूल खोल दे तो हम क्यों नहीं भेजेंगे अपने बच्चों को, हम भी वहां भेजेंगे। सभी लोग वहां भेजना चाहते हैं। लेकिन आप देख लीजिए, केंद्रीय विद्यालय यहाँ पे गिने चुने हैं, KVONGC, KVFRI, KVIMA, KV हाथीबड़कला 1 और 2, जितने भी है, KV रायपुर, जितने भी हमारे पास है 10-12 KV सिटी के अंदर, उनकी परफॉर्मेंस अगर आप देखे तो उनकी परफॉर्मेंस में भी गिरावट है, क्योंकि वहां निगरानी नहीं है। निगरानी होना बहुत जरूरी है स्कूलों में। और निगरानी के लिए जो समितियां और जो भी आपके कार्यालय हैं, उनके वो आराम से वहां पे सो रहे हैं। आप जाइए, देखिए, अधिकारी लोग कभी जाते नहीं है स्कूलों में, कभी उनके यहाँ छापे नहीं पड़ते, कभी किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं होती है। स्कूल का प्रिंसिपल खुद गायब रहता है। तो कौन चला रहा स्कूल? जब हेड ऑफ द स्कूल नहीं रहता है स्कूल के अंदर, ये सब चीजें सीरियसली सोचनी पड़ेगी। ये लोग नहीं सोचते, ये सिर्फ राजनीतिक बातें करते हैं, लिपापोती करते हैं, वोट बैंकिंग की राजनीति करते हैं। ये सब बकवास है, मैं नहीं मानता हूँ, ये रियलिटी नहीं है। रियलिटी, आप ग्राउंड में आइए, कल ही मेरे साथ चलिए, CNI की हालत दिखा देता हूं मैं आपको, साधुराम इंटर कॉलेज के अंदर की हालत दिखा देता हूं मैं, क्लासरूम में चलिए मेरे साथ, खड़े हो जाइए आप वहां
वहाँ पे जवाब मांगेंगे उसका भी। दीपक रावत जी, आज हम 24 साल बाद भी इन सब चीज़ों में डिस्कस कर रहे हैं, जबकि आज से पहले जो था शायद इससे भी बेहतर हालात जो है सरकारी स्कूल के थे, जहां सरकारी नुमाइंदों के बच्चे पढ़ते थे और अच्छी पोस्ट पे निकलते थे। ये कहा जाता था सरकारी स्कूल से अगर आपने पढ़ लिया तो आप निश्चित ही अच्छी पोस्ट पे जो है सरकारी कर्मचारी या अधिकारी बनेंगे। लेकिन आज हम दया कहते हैं कि सरकारी स्कूल में पिछड़े वर्ग के बच्चे पढ़ते हैं, तो बड़े घर के लोग अपने बच्चों को वहां पढ़ाना नहीं चाहते। क्या ऐसा प्रदेश हमने मांगा था? देखिए, अगर मैं बार बार हम लोग यही कहते हैं कि जिन सपनों को लेकर इस पृथक राज्य का निर्माण किया गया, वो सपने आज भी 24 वर्ष बाद अधूरे हैं। और मैं शर्मा जी की बात को आगे बढ़ाऊंगा। जिन स्कूलों के उन्होंने नाम लिए, मैं आपको उनका थोड़ा सा इतिहास बता दूं। गांधी इंटर कॉलेज का इन्होंने नाम लिया, गुरु नानक कॉलेज है, CNI कॉलेज जिनका नाम लिया। आज से 20-25 साल पहले जब इस प्रदेश में पृथक प्रदेश का निर्माण नहीं हुआ था, वहां पर एडमिशन आप नहीं करा सकते थे। इतना हाई स्टैंडर्ड था उसका। अगर ये जो यहाँ पर रहा हो 20-30 साल से, जिसने यहाँ निवास किया हो, वो बता दे, गांधी स्कूल में आप एडमिशन नहीं ले सकते थे। जो टॉपर था वही वहां जाता था। CNI स्कूल में आप एडमिशन नहीं ले सकते थे। और गुरु नानक एकेडमी तो फेमस ही, चुक्कू मोहल्ले में गुरु नानक एकेडमी है, और वहां वो स्कूल ही फेमस इसलिए था कि वहां के बच्चे टॉप करते थे। लेकिन इस प्रदेश के बनने के बाद अगर स्थिति जो गिरी है, उसके बारे में मुझसे पहले राजनीतिक विशेषज्ञ ने बता दिया है कि कितनी बुरी स्थिति उन स्कूलों की गई है। आपने बिल्कुल सही कहा कि जो दो सरकारी स्कूल हैं उनकी तो स्थिति नीचे गिरी है। स्तर जो है पढ़ाई का गिरा है। जो पहले उत्तर प्रदेश के समय में जो चल रहे थे, जो टॉप स्कूल अपने उत्तर प्रदेश बोर्ड के माने जाते थे, उनकी स्थिति बद से बदतर हुई है। तो अब ये कैसे संभव है कि जो स्कूल पुराने हैं वो भी बदतर हो रहे हैं, जो सरकार जिनको संचालित कर रही है वो भी बदतर हो रहे हैं? तो कहीं ना कहीं पर ये प्रश्न चिन्ह उठता है कि जो सरकार की नीतियां हैं, चाहे वो कोई भी रही हो, ये आप इससे पल्ला नहीं झाड़ सकते कि 2002 में कौन था, 2017 में कौन था, या 2022 में आप कौन है, या 2024 में कौन। इनसे आप अपने पल्ला नहीं झाड़ सकते। कहीं ना कहीं पर ये अगर आज यहाँ की शिक्षा व्यवस्था बद से बदतर स्थिति में पहुंची है, तो इन तमाम राजनीतिक दलों ने जो शासन में रहे हैं, जिन्होंने रणनीति बनानी थी भविष्य को लेकर, वो सारे उन सभी के कार्यकाल में प्रश्न चिन्ह उठाना चाहिए। लेकिन आप अभी कुछ समय से मैं देख रहा हूं, आप लगातार देखिए कि भारतीय जनता पार्टी ने एक नया, आजकल एक उनके प्रवक्ताओं और नेताओं ने एक चीज कर लिया है कि जब भी विपक्ष या कोई संवाददाता उनसे कोई प्रश्न करे, वो अपना काम का कंपैरिजन केंद्र अपने खुद के कार्य से नहीं करते हैं, जो कांग्रेस ने किया हुआ है उससे कंपैरिजन करते हैं। और जब ये सत्ता में आए थे तो ये बोलते हुए आए थे कि पार्टी विद डिफरेंस, मतलब हम इनसे अलग हैं। तो कहीं ना कहीं पर इनके जितने जवाब आते हैं, इनके प्रवक्ता आप देख लीजिए, ये कांग्रेस का कालखंड या कांग्रेस की कार्यशैली या कांग्रेस के उस संबंधित कार्य से संबंधित जो उन्होंने नीतियां बनाई है, उससे अपना कंपैरिजन करते हैं कि जी हम तो उनसे अच्छे हैं। तो आप मुझे बताइए कि कहने के लिए वैचारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों अलग हैं, क्योंकि दोनों की रणनीति जो राजनीति वाला करते हैं, लेकिन कार्यशैली दोनों की एक है। क्योंकि अगर कार्यशैली कोई डिफरेंट होती है तो ये अपना अलग से पैमाना सेट करते हैं इस प्रदेश के लिए, सभी के लिए, चाहे वो शिक्षा में, आज का अगर टॉपिक शिक्षा है तो शिक्षा से संबंधित है, लेकिन ये आज भी कंपैरिजन उसी से कर रहे हैं। और अगर भारतीय कांग्रेस के कार्यकाल में स्कूल बंद हुए हैं, जड़ से जर्जर अवस्था में हुई है, शिक्षा स्तर कम हुआ है, तो अगर पिछले जो इससे पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, क्या नीति अभी चली नहीं आ रही है? हम ऐसे कैसे मान लें कि 2024 में अगर धामी जी हैं तो सब कुछ अभी सही हो रहा है? दो चीजें आपने देखी होंगी। अभी आप ही के सामने जब आपने सवाल पूछा तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा था कि इन्वेस्टर्स समिट की बात करी थी, हम लाए हैं। अब भारत कांग्रेस के हमारे यहाँ पर प्रवक्ता बैठे हुए हैं, हमारे जो प्रथम हमारे पंडित जी मुख्यमंत्री जी हुए, वो बिना समिट के इतना पैसा इस प्रदेश के लिए लेके आए कि आज तक भारतीय जनता पार्टी उसका बराबरी नहीं कर पा रही है। 2 बार, तीसरी बार इनके मुख्यमंत्री बन गए हो। उनके लगाए हुए सिडकुल पिलकुल जितने भी बनाए हुए हैं संस्थान, औद्योगिक संस्थान है, आज तक वैसा दूसरा कोई संस्थान बना नहीं पा रहे हैं। तो कहां कंपैरिजन कर रहे हैं आप खुद ही? आप अपना कटघरे में तो आप अपनी नीतियों को खुद ही कर रहे हैं। यदि आप ये कहते हैं तो आप ये कहिए ना कि जितना जो हमारे नरेंद्र तिवारी जी मुख्यमंत्री रहे, उनके कालखंड में जिस तरह की जितनी कंपनियां आई हैं, उससे दुगनी कंपनियां हम अपने शासनकाल में लाए हैं। ये 2018 में इन्वेस्टर समिट कर चुके हैं, 2023 में इन्वेस्टर समिट कर चुके हैं, लेकिन अभी
अभी तक ये 2002 की 2002 से 2007 की बराबरी नहीं कर पा रहे हैं। पर इस तरह के पैमाने से आप, हम 2024 में हैं, आप इस तरीके से अपनी जो नीतियां हैं उनकी गलतियों से, नीतियों के कारण जो शिक्षा का स्तर बार बार गिर रहा है, हम उससे बच नहीं सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रभावित जो है वो यहाँ का पहाड़ी समाज है, यहाँ का जनमानस है। तो जो नीतियां बननी चाहिए उस पे आपको ये बोलना मानेगा कि हाँ हमारी जो पहली सरकार हुई है, तो राजेश भिक्षु को मानना पड़ेगा जो इससे पूर्व रही हो। अगर मान लिया जाए कि आज धामी जी की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, तो ये भी इनको मानना पड़ेगा कि इससे पहले जो इनकी सरकार है उन्होंने कुछ नहीं किया। बिल्कुल ये नहीं हो सकता कि आप अपने कालखंड का समय पूरा बिल्कुल आप उसको चर्चा में ना लाएं और सिर्फ कांग्रेस के कालखंड को ही आप चर्चा में लाएं। ठीक है। तो ऐसा विरोधाभास अगर स्थिति उत्पन्न होगी तो फिर वो ना शिक्षा के लिए अच्छा है, ना यहाँ ना पहाड़ी समाज के लिए अच्छा है, ना उत्तराखंड के लिए अच्छा है। बिल्कुल राजेश बिष्ट जी, नई शिक्षा में अगर कोई चेंजेस किए जाते हैं या बेहतरी के लिए किया जाता है तो वो हमेशा अप्रिशिएट किया जाता है, ये सभी दलों ने कह दिया है। आप नई शिक्षा नीति लेकर आए, उसका स्वागत सभी ने किया था। एक योजना आप लोग लाने की तैयारी में थे, हर ब्लॉक में जो है अब केंद्र विद्यालय होगा, यानी कि 44 नए केंद्र विद्यालय जो है वो खोलने की तैयारी सरकार कर रही है। इसे ऑल वेदर रोड के बाद मोदी जी की सबसे बड़ी जो है वो सौगात उत्तराखंड के लिए मानी जा रही है। लेकिन इसके पैरेलल जो है सोच बदलने की भी क्या आपको लगता नहीं जरूरत है? अगर अधिकारियों के बच्चे शायद सरकारी स्कूल में पढ़ते तो शायद उनकी स्थितियां बेहतर होती, क्योंकि लोगों में मैसेज जाता जब इनके बच्चे पढ़ सकते तो हमारे बच्चे भी पढ़ सकते हैं, जो अभी तक हुआ नहीं है इस प्रदेश में। दिव्या जी देखिए, कौन इस देश के अंदर अपने बच्चे को किस स्कूल में पढ़ाना चाहता है वो उसकी अपनी लिबर्टी पे फर्क पड़ता है। हम लोगों के कहने से, हम लोगों के समझाने से कोई अधिकारी किसी भी तरीके से अपने बच्चे को किन स्कूलों में डालेगा वो उसका बर्थ राइट है, वो उन पे जाता है। दूसरी बात, अभी तक मैं तमाम साथियों को अपने सुन रहा था और मुझे कई बार पीड़ा होती है कि कुछ राजनीतिक दल के लोग कभी कांग्रेस के सहयोगी बने, कभी भाजपा के सहयोगी बने, और जब आगे मौका उन लोगों के द्वारा जब जल जंगल जमीन की बात होती रही और लोगों को ये समझ आया कि जब जब ये सत्ता में गए इन्होंने सिर्फ अपने व्यक्तिगत लाभ का फायदा उठाया है, तो उन लोगों को उन्होंने दरकिनार करके ना 12 में मौका दिया, ना 17 में मौका दिया, ना 22 में मौका दिया। और उसके अलावा भी अगर हम देखें, पंचायती स्तर पे जो सबसे बड़ी रीढ़ की हड्डी प्रदेश की या किसी भी राज्य की मानी जाती है, उस जगह पे भी जब उन्हें प्रधान स्तर का भी अगर जनता चुनकर नहीं भेजते तो उनकी बातें बहुत ज्यादा मायने रखती, क्योंकि उनका जो स्वार्थ था उनके द्वारा उनके कालखंड में जब विषय यूकेडी नहीं है राजेश जी, मौका दिया है अपने समय पे बोलो। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता समझते क्यों नहीं है? ठीक है, विषय यूकेडी नहीं है। आपकी पीड़ा में जानता हूँ, हमारी पीड़ा तो पूरे प्रदेश की पीड़ा को जानते हैं। राजेश जी, राजेश जी यूकेडी विषय नहीं है। ठीक है, लेकिन जब आप मैं जाऊंगी मैं आऊंगी, ठीक है मैं आऊंगी। राजेश बिष्ट जी, राजेश बिष्ट जी, ठीक है एक मिनट मैं जा रही हूँ। जी ने प्रश्न किया उसका जवाब दीजिए। पर आप तो सारा समय यूकेडी में व्यतीत कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जवाब आपके पास है नहीं। बात कर रहे हैं, आप कह दीजिए कि जवाब दे रहे था उसमें कोई भी शिक्षा की नीति नहीं बनी, आप स्वीकार नहीं इस बात को। ठीक है दीपक रावत जी, मेरे सवाल का जवाब वो देना चाह रहे हैं, मेरे सवाल का जवाब वो देना चाह रहे हैं, आप बोलने दीजिए उन्हें। ठीक है एक मिनट सुन लेते हैं, समय व्यतीत करेंगे। नहीं यूकेडी की जो राजनीतिक स्थिति परिस्थिति, आप बीच में बोलेंगे तो जरूर करेंगे, आप बीच में बोलेंगे तो जरूर करेंगे। जनता के बारे में बात नहीं करेंगे, ठीक है, पर प्रदेश की जो शिक्षा व्यवस्था है, शिक्षा का जो स्तर है, उसमें राजेश जी बात नहीं करेंगे। अब बताइए राजेश जी, शर्म आनी चाहिए आपके शिक्षा मंत्री को, 1600 स्कूल बंद हो गए और आप यहाँ पर आके हमसे बात कर रहे हैं, यूकेडी को प्रश्न कर रहे हैं। अरे हम तो थे जब आप बीजेपी में नहीं थे, तब भी हम यूकेडी में थे, आज आप बीजेपी में हैं। हम ये कह रहे हैं, देखिए होता है राजेश जी, मानता हूँ, लेकिन सवालों के जवाब आपको देने पड़ेंगे। ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूँ। विपक्ष करे, ठीक है, वो राजनीतिक दल करे जो इस मंच में बैठा हुआ है, आपके बोलने से ये एक हेल्दी डिस्कशन है, ये एक हेल्दी डिस्कशन है। आप लोग ठीक है, एक मिनट दीपक रावत जी रुक जाइए, सुन लेते हैं, जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। दीपक रावत जी, अगर आप बीच में बोलते रहेंगे तो यूकेडी आएगी चर्चा में, यूकेडी आएगी चर्चा में। ठीक है, एक मिनट, जब आपने बोल दिया है तो आपको जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, वो जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी जब मुख्यमंत्री थे कोई भी शिक्षा नीति नहीं बनी। ठीक है, एक दीपक रावत जी आराम से ये चर्चा, ये हेल्दी चर्चा का प्लेटफॉर्म है। जैसे आप यूकेडी को स्वीकार करेंगे, इनकी पीड़ा में जानता हूँ, ये ना जंगल के है, ना जल के है, ना जमीन के है, आपने ये कहीं के नहीं है।
ये ये उसका झूठ विकास बोल क्यों नहीं सकते करा हैं कि त्रिवेंद्र सिंह जनता को रावत जी यही को आप विकास राजनीतिक नहीं दलों की हुआ। प्रॉब्लम है आपको सर, मानना पड़ेगा ना, यही राजेश जी। सभी राजनीतिक शिवराज दलों की जी, प्रॉब्लम क्या है। चाहते हैं एक मुझसे हेल्दी कि मैं भी जब प्लेटफॉर्म, बोलने लगे तो एक मिनट, बीच एक में हेल्दी, चिल्लाने लग रुक जाए। जाइए, आप दीपक क्या चाहते हैं? रावत मुझे जी, भी ऐसा करना चाहिए। ठीक है, रुक जाइए, आप उनको स्वीकार करने का मौका तो दीजिए। यही नहीं सभी स्वीकारेंगे दिव्या जी। यही सभी राजनीतिक दलों की प्रॉब्लम है। एक प्लेटफॉर्म जहां पर हेल्दी डिस्कशन होना चाहिए, कोई आउटकम निकलना चाहिए, आप लोग उसे आरोप प्रत्यारोप के लिए यूज करते हैं। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप राजनीतिक दलों की है शुरुआत सभी किसने करी दिव्या की। दर्शनी ठीक है, ठीक है, आते हैं जवाब पे, आते हैं विषय को जवाब। विषांतर किसने करा? ठीक है, जवाब ले लेते हैं, जवाब ले भारतीय लेते जनता हैं। पार्टी ठीक के है, प्रमुख राजेश को आदत पड़ गई है ठीक है, कि राजेश विपक्ष के किसी बात को लेकर अपनी बात करते रहे। जो सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए। ठीक है। अगर जवाब नहीं बनता है तो चुप रहिए। ठीक है, राजेश बिस जी, ठीक है, आपने अब यूकेडी को साइड में रखते हैं। यहाँ पर आपने नहीं कहा नहीं कि दिव्या जी सुनिए, सवाल के जवाब की बात करी, मैं आपकी बात को अरे रोक रहा जवाब हूँ। नहीं है राजेश जी समझ आपके लीजिए पास। जवाब मुझे, देने दीजिए। इन्होंने आपके पास देखिए, कहा- अब गलत है, अब गलत है मैं दीपक आपको- रावत। अब दीपक रावत जी ऐसे गलत है, वो चिल्लाने बोल- से डिबेट होगी क्या? वो बोलना चाह रहे दया हैं, आ रही है आपके ऊपर राजेश जी। वो बोलना चाह रहे हैं, आप सुनना नहीं चाह दया आ रहे रही मुझे, मैं- अरे सुन तो मैं- लीजिए, मैं- फिर मैं- डिसाइड। मैं- राजेश जी के पास। दीपक रावत जी, मैं- पहले बोलने दीजिए, पहले बोलने बताइए दीजिए, आप, फिर डिसाइड जब कीजिए। कैसे त्रिवेंद्र सुनेंगे? सिंह रावत जी थे तब ये किसी और सच तो राजनीतिक करने दल में देना थे। जाएगा नहीं। अब दीपक आज रावत जी। भारतीय जनता पार्टी में है तो दीपक कैसे रावत बताऊं जी, इनको कालखंड दीपक उसका? रावत जी, ये तो गजब हो गया। अभी तक हमको कांग्रेस जानकारी देनी बीजेपी पड़ेगी करते थे राजेश सर जी हम, को। आज तो यूकेडी बीजेपी आपस में लड़ बैठे। अभी पहले मौका तो दीजिए, विषय में कौन लाया? पहले सुन दीपक जी, लीजिए, पहले आप सुन बताइए। लीजिए, फिर डिसाइड बताना कीजिएगा कि पड़ेगा सही है इनको, कि नहीं, ममता जवाब साहब है को। कि नहीं है, फिर डिसाइड कीजिएगा। पहले बोल लेने दीजिए सर, बोल लेने दीजिए, फिर डिसाइड कीजिएगा कि सही है या नहीं है। राजेश जी, जवाब दीजिए। दिव्या जी, मेरे से पहला सवाल ये कहा गया, जिस वक्तव्य के बीच में कहा गया वो ये कहा गया कि कांग्रेस हमेशा बीजेपी हमेशा कांग्रेस पे आरोप लगाती है, क्योंकि ये कभी ये आए कभी आए। अब अगर यूकेडी कभी आ ही नहीं सकता मैं, तो हम इसके बारे में कैसे कहेंगे? जिसे 65 यूकेडी वर्षों तक इस देश के अंदर प्रतिनिधित्व राज करती है करा, ना जनता का, जिसको राजनीतिक पहली रूप से। चुनी हुई सरकार का मौका इस या देश जो के अंदर सत्ता में मिला, रहता है, हमें तो उदाहरण सुनिए, उनके सुनिए, साथ प्लीज, मेरे पास समय कम है, आप लोग मेरे को जवाब नहीं मिलेगा, मेरे पास समय की कमी है। आप लोगों की बहस के लिए समय नहीं है मेरे पास, आप लोगों की समय के लिए बहस के लिए टाइम नहीं है मेरे पास। आप प्लीज जवाब दीजिए। ठीक है, राजेश बिस जी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट सर, मैं अपना जवाब मांगना चाहूंगी। आपने ठीक है सर, सर विपक्ष का तरीका है, विपक्ष का तरीका है आरोप करने के लिए। राजेश ठीक है, जी, सुनने का भी फ्रस्ट्रेशन में आदमी इंग्लिश बोलने लग जाता ठीक है। है, ठीक है, एक मिनट, एक हिंदी मिनट, डिबेट है, ठीक है, कृपा करके हिंदी में। ठीक है, एक मिनट, क्या हो गया आपका? ठीक है, राजेश मेरे जी? पास समय की कमी है, इसलिए राजेश जी आरोप प्रत्यारोप से हटते हैं, इधर करते हैं। आप तो पार्टी विद डिफरेंस है। देखिए, दीपक रावत जी ने भी माना यू आर अ पार्टी विद डिफरेंस, आपने बोला तो फिर उस चलिए, ठीक है, ठीक है दीपक रावत जी, मेरे पास समय की कमी है सर, आरोप प्रत्यारोप के लिए बहुत समय है। अरे सड़क से लेकर सदन तक आपके पास समय है सर आरोप प्रत्यारोप के लिए, एटलीस्ट ये प्लेटफॉर्म छोड़ दीजिए। राजेश बिजी, मैं फाइनल आपसे एक जवाब मांगना चाहूंगी। आपने कहा ठीक है, बाय चॉइस है, आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक कोशिश तो कर सकते हैं, पहल तो कर सकते हैं। कौन चाहेगा अपने बच्चे को महंगी एजुकेशन देना? मजबूरी है पेरेंट्स की, क्योंकि जहां पर सस्ती शिक्षा मिलती है वहां गुणवत्ता नहीं मिलती है, ये आप भी मानेंगे। बिल्कुल नहीं है। देखिए, एक तरफ अगर हमने केवल एक चुने हुए स्कूलों में, जहां पे जाके जिस दिन हम गए और हमने वहां पे जाके हीरो पॉलिटिक्स कर ली और वहां जाके बोल दिया स्कूल खराब है। मैं आपको एग्जांपल्स देना चाहता हूं। मैं जिस जिले से हूं, मैं उस जिले की बात करूंगा, उस विधानसभा की बात करूंगा, ब्लॉक की बात प्रदेश करूंगा। के हैं। आप सर सिर्फ प्लीज, चंपावत जिले के नहीं है। बिठाया आपने यहाँ पे। दीपक रावत जी क्या हो गया सर? ठीक है, वो अपना जवाब तो दे लेने दीजिए सर। आप लोग बहस में पूरी डिबेट निकाल देते हैं, रुक जाइए, जवाब दे आप बताइए दीजिए। ना, ये कैसे कह सकते हैं कि मैं चंपावत की बात करूंगा? वो चंपावत में बैठे हुए हैं, वो वहां की तस्वीर बता रहे हैं, वो वहां की तस्वीर बता रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, कान में वहीं से ईयरफोन लगा दीजिए मैडम, और तकलीफ है इनको तो कान की दवाई के लिए दीपक रावत जी, वाला दीपक बता रावत जी, दीजिए। कैसे कह सकते हैं कि क्योंकि चंपावत सुनने ठीक है, की शांत हो जाइए सर, ना समय की क्षमता कमी ना है। कुछ है। कैसी बातें कर रहे मैं हैं? चंपावत जिले की बात इसलिए कर रहा हूँ, मैं लोहाघाट विधानसभा के अंदर हूँ। अरे दीपक रावत जी, वो तो पता है ना, पर वो वहां पर बैठे हुए वहां का एग्जाम्पल कोट करना चाह रहे हैं। ठीक है, प्लीज राजेश बिस जी अपना आंसर। दीपक रावत जी, मेरे पास समय की कमी ऐसा समझ में नहीं आता सर, जवाब किसी को सुनाई नहीं दे रहे। ठीक है, उन बच्चों को ही गवर्नमेंट जॉब्स में जगह मिल रही है, तो यहाँ बैठ के केवल बोल देना कि सरकारी स्कूल अच्छे नहीं है, बिल्कुल गलत है। ये मैं मानता हूँ कि कई स्कूल्स में बच्चों की कमी की वजह से स्कूल बंद किए गए, लेकिन सिर्फ उन बंद होने वाले स्कूलों की वजह से हमें अच्छे स्कूल में रिजल्ट आने वाले टीचर्स को, अच्छे स्कूल में पढ़ाई होने वाले स्कूल को अगर हम बोलेंगे तो बिल्कुल गलत होगा। चलिए, इससे पहले आरोप प्रत्यारोप आगे बढ़ जाए, मैं फाइनल कमेंट की ओर बढ़ूंगी और मैं उम्मीद करूंगी कि कोई भी राजनीतिक दल आरोप पे ना जाकर अपना फाइनल कमेंट बहुत शांति से अपने पक्ष में रहकर करे। और मैं शुरुआत आपसे वीरेंद्र जी करना चाहूंगी, शॉर्ट में फाइनल कमेंट। देखिए,
आरोप प्रत्यारोप करना ये इनका अपना आपसी मामला है। ये राजनीतिक दलों का ये काम है, डिबेट में आके अपनी अपनी पार्टियों को प्रोटेक्ट करना। पर सच्चाई धरातल पे ये है कि हमारा जो प्रदेश का एजुकेशन सिस्टम है, सरकारी एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहा हूँ मैं, वो बिल्कुल ही खस्ता हालत में है, बहुत ही जर्जर हालत में है। बिल्डिंग से लेकर के पढ़ाई तक के, करिकुलम से लेकर के डेकोरम तक का, क्लासरूम से लेकर के आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाकर देख लीजिए, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर हम बात करते हैं तो बहुत ही बुरी हालत पे है। प्राइवेट स्कूलों की मजबूरियां, प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को डालना लोगों की मजबूरियां इसलिए हो गई है, और इसलिए इतने सारे प्रदेश भर के अंदर और इस खास करके इस देहरादून के अंदर प्राइवेट स्कूल्स के नंबर्स बढ़ गए हैं, क्योंकि लोगों ने अब बच्चों को तो पढ़ाना है ना। अगर इस जनरेशन में बच्चे पैदा किए हैं तो भैया उन्हें पढ़ाना तो होगा, और हर कोई माँ बाप चाहता है कि हम अपने बच्चों को अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करें, और उसके लिए अगर सरकार पिछड़ गई है तो उसको ये स्वीकारना चाहिए और इसके ऊपर काम करना चाहिए। ये जनहित का काम है और एजुकेशन से ही देश बनता है। गिरिराज किशोर जी, शॉर्ट में फाइनल कमेंट। सरकार वाकई आज पूरी सिंसियरिटी के साथ, पूरे सेंटिमेंट्स के साथ, निश्चित रूप से स्ट्रांग विल को लिए हुए अपने उत्तराखंड में जो जनमानस वास कर रहा है, उसके जो बच्चे हैं, आखिरी पायदान की अगर मैं बार बार बात करता हूं कि उस ग्रामीण तक उसके बच्चे को अच्छा एजुकेशन मिले, निश्चित रूप से क्वालिटी एजुकेशन देना। आज जितना भी अभी वीरेंद्र शर्मा जी बोल गए, निश्चित रूप से जर्जर स्थिति में जो स्कूल्स हैं, आज टीचर्स का, शिष्य का, जो गुरुकार शिष्य का जो संबंध जो होता था, निश्चित रूप से वो सारी चीजें, वो तारतम्य टूटा है। दिव्या जी, ये बड़ी आहत इससे हर व्यक्ति इससे आहत है, और निश्चित रूप से शांति लिए हुए प्रदेश है, देवतुल्य जनमानस यहाँ पे वास करता है। निश्चित रूप से गुरुकुल की और एक शिक्षक की, एक गुरु की और शिष्य की एक वाकई एक बहुत बड़ी एक निश्चित रूप से यहाँ इसमें उत्तराखंड में जो है इसकी वाकई एक पूरी तरह से बात की जाती है, गुरुकुल से लेकर और आज तक की। तो निश्चित रूप से सरकार सेंसिटिव लिए हुए हो। 4 विद्यालय अगर दिए गए हैं, चांद केंद्रीय विद्यालय अगर दिए गए हैं केंद्र की तरफ से, तो अप्रिशिएशन बनता है, अप्रिशिएट आपको किया गया है। लेकिन स्टेट प्लान से आप लोग जितने भी विद्यालय हमारे हैं, निश्चित रूप से उस बच्चे तक, उस आखिरी पायदान के ग्रामीण तक आप पहुंचे, और सरकार पूरी तरह से इसमें आगे अपना अग्रणीय भूमिका में आए। और विपक्ष जो है करण महाराज जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से लगातार चेताती रहेगी सरकार को कि आप लोग स्कूल्स जो है हमारे पर्वतीय क्षेत्र में जो है, अगर 4 जो केंद्रीय हमें विद्यालय मिले हुए हैं, निश्चित रूप से भविष्य में जो है वो यहाँ के बच्चों के लिए बहुत उपयोगी होंगे। लेकिन जहाँ तक विषय है गुणवत्ता का, तो जो क्वालिटी एजुकेशन की बात है, ये अगर ये भारतीय जनता पार्टी इस टाइम क्योंकि रूल कर रही है, इनके जो शिक्षा मंत्री हैं, यदि वो जो सेंट्रल स्कूल के जो मापदंड हैं शिक्षा के, उसी को ही अगर यहाँ पर करने की कोशिश कर दे जाए, तो शायद मुझे लगता है जो आपने आंकड़ा बताया 1600 स्कूल बंद हो गए हैं, इस आंकड़े में और जो बंद होने के कगार पे हैं, उसको बहुत हद तक रोका जा सकता है। बिल्कुल। राजेश जी, फाइनल कमेंट सर। देखिए दिव्या जी, बहुत दुख की बात है कि इतने गंभीर विषय पे जब हम लोग डिबेट्स में बैठते हैं, उस तरह में इस तरह के आर्गुमेंट करके डिबेट का समय भी खराब करना और मजाक भी उड़ाना, मेरा ये मानना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, शिक्षा की बात जब हम कर रहे हैं, प्रदेश की सरकार बहुत जिम्मेदारी के साथ जो महत्वपूर्ण कदम इस प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति के, परिवार के बच्चे के लिए मिलने चाहिए, खासतौर पे जो बर्थ राइट उसकी एजुकेशन के लिए है, वो सरकार गंभीर भी है और उस पर जो फैसले ले रहे हैं वो आप सब देख रहे हैं। इसके बाद जहाँ तक सरकारी स्कूलों की बात है, मैंने जैसे आपको बताया कि फैसला लिया गया है कि प्रत्येक जिले के अंदर बेहतरीन एक आदर्श मॉडल स्कूल खोले जाएंगे, उस पर भी सरकार चिंतन भी कर रही है, और बहुत जल्द उन स्कूल्स का मॉडल भी आप सबके सामने रहेगा। प्रदेश के प्रत्येक बच्चे की अच्छी शिक्षा के लिए प्रदेश की सरकार की संपूर्ण जिम्मेदारी और उन बच्चों को जरूर मिलेगी। बिल्कुल। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमने चर्चा की, केंद्र सरकार ने 4 नए केंद्र विद्यालय इस प्रदेश को सौगात के रूप में दिए हैं, उसका विपक्ष स्वागत भी कर रहा है, लेकिन सवाल उन सरकारी स्कूलों पर भी हैं जो बंद हो चुके हैं, जो बंद होने के कगार पर हैं, उन्हें किस तरीके से बेहतर किया जाना चाहिए, इसकी भी मांग लगातार उठ रही है। अब देखना ये होगा कि जब ये 4 केंद्र विद्यालय यहाँ पर खुलेंगे, उसके साथ साथ क्या शिक्षा का स्तर बेहतर होता है, क्या उन सरकारी स्कूलों का स्तर जो है वो बेहतर होता है या नहीं। बहरहाल क्वेश्चन आवर में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7, जुनून सच दिखाने।